हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग का सबसे पहला लेक्चर है इंग्लिश लिटरेचर की बुक का, जो कि है फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 द शर्मन एंड बिनास। तो हम लोग इसकी पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो चैप्टर का नाम है शर्मन एंड बिनास, जिसमें शर्मन का मतलब है स्पिरिचुअल टॉक, बिनास का मतलब यहाँ पर बनारस से है, जिसका पुराना नाम काशी है। एंड इससे सेंस ये बनता है द स्पिरिचुअल टॉक एट बनारस। यहाँ पर जो इस पूरे चैप्टर में हम लोग को गौतम बुद्ध जी की स्टोरी के बारे में पता चलेगी, उनके बायोग्राफी के बारे में या फिर ऑटोबायोग्राफी के बारे में पता चलेगा। इस चैप्टर के आधे पोर्शन में हम लोग को पूरा ये पता चलेगा कि कैसे कैसे उनकी लाइफ व्यतीत हुई, उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी जिसने इनको मोटिवेट किया कि ये एक मॉन्क बने। और भी कई सारी चीज़ें हम लोगों को आधे पोर्शन में पता चलेगी, उनके बारे में क्या, कहाँ पर उनको एनलाइटमेंट मिली, कैसे मिली, ये सारी चीज़ें। और अगले पोर्शन में हमें यानी लास्ट 2 सेगमेंट में ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। पहले सेगमेंट में हमें ये पता चलेगा उनका ऑटोबायोग्राफी, दूसरे सेगमेंट में उन एक इंसिडेंट होता है जिससे हम लोग को एक मोरल मिलता है। ठीक है, जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो अभी फटाक से स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो गौतम बुद्ध जी का जो बर्थ है वो 563 BC में हुआ, 483 BC में उनका डेथ हुआ। एंड यहाँ पर BC से मतलब बिफोर क्राइस्ट में चीज़ें उल्टी चलती हैं। मतलब कि अगर 2019 चल रहा है तो 2018 अगला साल होगा। सो इनका जो जन्म है वो एक राजा के घर में होता है और इनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ता है। और इनके जो पिताजी हैं वो एक नॉर्दर्न इंडिया के एक राजा थे। और जब ये 12 साल के होते हैं तो इनको पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया जाता है, ग्रंथों को पढ़ने के लिए। यहाँ पर हिंदू सीक्रेट, उसका मतलब यही है, 4 साल की पढ़ाई के लिए उनको भेज दिया जाता है। जब वो 4 साल के बाद लौटते हैं, उनकी शादी एक प्रिंसेस से हो जाती है। उसके बाद उनका एक बेटा होता है और इन दोनों के साथ गौतम बुद्ध जी आराम से 10 साल गुजारते हैं बिना किसी दुख दर्द के। एंड हाँ, एक चीज़ पॉइंट मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध जो नाम है इनका, ये जब ये एनलाइटमेंट पा लेते हैं तब उनको ये नाम मिलता है। अभी इनका नाम जो सिद्धार्थ गौतम है। एंड एक बार क्या होता है कि बेसिकली 25 साल की उम्र तक भी इनको ये नहीं पता था कि दुख क्या होता है। और इसलिए नहीं पता था क्योंकि इनके फादर ने हमने पूरी कोशिश की ताकि उनको ना पता चले कि दुख क्या होता है। और वो क्यों, क्योंकि जब इनका बर्थ हुआ था तो इनके फादर एक एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं और पूछते हैं कि मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। तो एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि या तो वो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, यानी कि वॉरियर और मॉन्क। ठीक है, तो मॉन्क ना बन जाए इसी डर से उन्होंने दुख दर्द से उन्हें दूर रखा, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ उन्हें इंस्पायर ना करे जिससे वो एक मॉन्क बन जाए। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए जितनी भी सुख सुविधाएं उन्होंने अपने कैसल यानी कि राजमहल में दी उन्हें, ताकि किसी भी प्रकार का उन्हें इफेक्ट ना पड़े जिससे वो एक मॉन्क बने। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 साल तक उनको कुछ नहीं पता था क्या होता है दुख। बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ शील्डेड फ्रॉम सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, उसका यही सेम सेंस है। ओके, सो एक बार क्या होता है, इनको घूमने का मन करता है, सोचते हैं कि वो मैं बाहर जाके घूमूं। तो ये जब अपने पिताजी को बताते हैं तो पिताजी इनके जो अपने ऑफिशियल से कह के ये बोलते हैं कि जितने भी सफ़र कर रहे हुए लोग, यानी बूढ़े लोग या फिर जो भी लोग बीमार हैं, जिनकी हालत सही नहीं है, लुक सही नहीं है, उनको जो है घर में रहने को आदेश दिया गया। ताकि अगर मान लिया गौतम बुद्ध जी कोई भी किसी को भी देखेंगे तो ये सोच के उनको काफ़ी बुरा लगेगा, कहीं ना कहीं वो इंस्पायर ना हो जाए, इसी डर से उन्होंने ऐसा करा। इसलिए इसी डर से उनके फादर ने ऐसा अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर देते हैं। बट हंटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, पर वो जब घूमने जाते हैं उसका मतलब यही है, हंटिंग यानी घूमना, वही चीज़ आप कह सकते हो। तो जब वो जाते हैं घूमने बाहर तो वो जो है जब अपने पालकी में बैठते हैं और जब वो घूमते हैं तो उनको एक रास्ते में बीमार व्यक्ति सबसे सबसे पहली चीज़ है, उनको सबसे पहला अगर कोई देखता है तो वो एक बीमार व्यक्ति दिखता है। उसके बाद उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। तीसरे में उनको एक फ्यूनरल प्रोसेशन यानी इसको अंतिम संस्कार हम लोग बोलते हैं, वो होता हुआ उन्हें दिखता है, जहाँ पर लोग जो है एक मरे हुए इंसान को अपने कंधे पे लेके जा रहे होते हैं। और ये सब देखे उन्हें काफ़ी ये लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये लोग कौन है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और ये कैसा है, ये अजीब सा आदमी, ये सब। और इनका सेवक इन्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि ऐसा ऐसा है कि आने वाले समय में आप भी ऐसे बीमार हो सकते हैं, आप भी ऐसे मर भी सकते हैं, आप भी एजेड हो जाएंगे।
ऐसा वो बताते हैं। ये सुन के काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेस होते हैं। एंड ये तीनों इंसिडेंट एक ही दिन पे नहीं हो रही होती हैं, अलग अलग दिन पे होती हैं। पहले दिन पे इनको एक बूढ़ा व्यक्ति, मतलब वही बीमार व्यक्ति दिखता है। दूसरे दिन पे उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। तीसरे दिन पे उन्हें एक फ्यूनरल प्रोसेशन दिखता है, ठीक है। और उसके बाद जब एक और बार उनको लास्ट बार जब वो जाते हैं, उन्हें एक मॉन्क दिखता है, जो कि नहीं दिखना चाहिए था पर उन्हें दिख जाता है। उसके बाद वो ये देखते हैं कि वो काफ़ी अपनी ज़िंदगी को पीसफुली एक पेड़ के नीचे बैठ के गुजार रहा है, जो भी मॉन्क है। ये देख के उनको काफ़ी पीस मिलता है कि ये सबसे पीसफुल ज़िंदगी उनको मॉन्क की लगती है। तो यही से इनको इंस्पिरेशन मिलता है कि वो एक मॉन्क बने, ठीक है। यही जो दृश्य थे, यही इनको एक मोटिवेशन देती है कि भाई एक मॉन्क बनने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, यही यहाँ पर लिखा हुआ, दी साइट सो मूव्ड हिम दैट he at once went to out into the world to seek the enlightenment concerning the sorrows he had witnessed, ठीक है। विटनेस से यहाँ पर मतलब है देखना, मतलब किसी चीज को अगर आप होते हुए देखा तो उसी को विटनेस कहते हैं, ठीक है। तो इन सब के बाद वो क्या करते हैं, एनलाइटमेंट के तलाश में देश का पूरे वर्ल्ड विश्व का भ्रमण करने निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना दुख देख लिया था इसलिए। और ये पूरे 7 सालों तक घूमते हैं और अंत में जाके वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और जिस पेड़ के नीचे बैठते हैं और जहाँ पर इनको एनलाइटमेंट मिलती है, उस पेड़ का नाम बदल के बोधि ट्री रख दिया जाता है, ट्री ऑफ विजडम। विजडम मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस। अब वहीं से उन्होंने पढ़ाना और अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करना लोगों में स्टार्ट कर दिया था। और इनको एनलाइटमेंट 7 दिनों में मिली थी, एक पूरे हफ्ते में इनको मिल गई थी पूरी एनलाइटमेंट। एंड आफ्टर दैट इस पॉइंट पे इनका नाम बुद्धा पड़ा, जिसका मतलब होता है द अवेकेंड और एनलाइटेंड। एनलाइटेंड का मतलब होता है जिसके पास एक काफ़ी हाई स्पिरिचुअल नॉलेज हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, मतलब कि जो उनका पहला स्पिरिचुअल टॉक था वो बनारस में हुआ, गंगा के घाटों पर। और इनके जो सीख दी, जो इनका स्पिरिचुअल टॉक था उसको प्रिजर्व किया गया और यहीं पर दिया गया, ठीक है। और ये इनकी जो बातें हैं यहाँ, ये जो स्पिरिचुअल टॉक है, ये दर्शाती है कि उनके पास एक एक्सपीरियंस की पूरी क्वालिटी की नॉलेज है, मतलब कि द क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस अबाउट अ इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सर्चिंग समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। यहाँ पर इनस्क्रूटेबल का मीनिंग दे रखा है। तो अब ये हम लोग का आधा चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पर आता है सेकेंड पार्ट, जो कि है एक इंसिडेंट होता है, ठीक है। कीसा गौतमी, जो कि एक माँ है एक बेटे की, जिनका बेटा मर चुका है। अब इस दुख में वो जो है अपने मरे हुए बच्चे को लेके पूरे नेबरहुड में घूमती है दवाई मांगने की खोज में, कि कहीं से भी उनको दवाई मिल जाए और उनका बेटा सही हो जाए। पर लोग उनको जो है पागल बोलते हैं कि वो लड़का मर चुका पर फिर भी वो लेके ऐसे घूम रहे, तो उसको लोग पागल बोले थे। पर एक दिन क्या होता है कि उनको एक इंसान दिखता है, एक इंसान मिलता है जो कि इनके रिक्वेस्ट को रिप्लाई करता है कि मेरे पास मेडिसिन तो नहीं है पर मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, एक आप फिजिशियन के पास जाइए जो कि ये कर सकता है। और ये जो थी, इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल बताइए। तो जब ये बताते हैं, जो मैन थे वो ये रिप्लाई करते हैं कि आप सक्या मुनि द बुद्धा के पास जाइए। यहाँ पर सक्या मुनि मतलब वही बुद्धा से मतलब है। तो उसके बाद कीसा गौतमी जो है जाती हैं बुद्धा के पास और उनके पास रोती हैं। रिपेंट से मतलब है कि जाना, ठीक है। एक स्टाइलिश वे है बस बोलने का, कि वेंट टू बोलने का एक स्टाइलिश वे है रिपेंट, ठीक है। बुद्धा के आगे वो जाती हैं, रोते हैं कि हे प्रभु, मेरा बेटा मर चुका है, उसके लिए कोई आप मेरे बेटे की, मतलब उनको ये नहीं पता रहता है कि वो मर चुका है। मैंने ये गलती से बोल दिया, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि प्लीज़ इसकी दवाई आप दीजिए जो मेरे बच्चे को सही कर दिए। तो बुद्धा बोलते हैं कि आप जाके एक हैंडफुल, मतलब एक मुट्ठी भर जो है मस्टर्ड के सीड्स ले आइए। और इस खुशी में, और ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। बट उसके बाद वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं बुद्धा, और बोलते हैं कि मगर एक ऐसी जगह से लेना चाहिए, वो एक ऐसी जगह से आप लाइएगा जहाँ पर किसी का भी कोई चाहने वाला नहीं मरा हो। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं जो ये बेचारी कीसा गौतमी थी, वो घर से घर जाती हैं, हर एक घर पे दरवाज़ा खटखटाती हैं। लोग बोलते थे कि जो है हाँ है ये ले लो। बट जब ये सवाल ये पूछती थी कि आपके घर पे कोई चाहने वाला मरा है, तो ये बोलते ही सारे लोग ये बोलते थे कि मरने वाले तो 1000 हैं पर जिंदा बहुत कम है।
ऐसे करते बोलते थे। अलास यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है जो कि मतलब कि दुख को दिखाता है, ठीक है, दुख को एक्सप्रेस करने का तरीका है, ठीक है, बस वही है। तो अभी ये सब सुन के वो काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो गई और एक जगह बैठ गई, जहाँ पर तभी उनको एक चीज़ दिखती है कि जो शहर की जो लाइट है वो बार बार भुक भुक कर रही है, मतलब कि जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। यहाँ पर उनको एक कंसेप्ट समझ आता है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो भी इसी प्रकार है, जलती है तो कभी ना कभी तो बुझेगी, ठीक है। एंड उसके बाद ये सोचते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हूँ और अपने अपने ही दुख में केवल मरी जा रही हूँ, और उन्हें एक कंसेप्ट समझ आ गया था कि जो मृत्यु है वो सबके लिए समान है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality, has surrender all shiftlessness। मतलब कि इस पूरे गांव में डिसोलेशन एक ऐसा पाथ है जो कि इमोरलिटी मतलब होता है जो कभी ना मरे, इमोरलिटी हुआ सरेंडर और सेल्फिशनेस मतलब इमोरलिटी जो है अपना सरेंडर कर देता है, मतलब कि खुद सेल्फिश होने के आगे, ठीक है। ये तो उसके बुद्धा बोलते हैं कि जो मोटल्स की लाइफ है इस वर्ल्ड में वो परेशानी में रहते हैं जो कि पेन के साथ जुड़े जाती है उनके लाइफ में, मतलब कि जो लाइफ है मोटल्स की वो परेशानियों से घिरी हुई रहती है पर उसमें दर्द लगाया जाता है। यहाँ पर मोटल्स का मतलब भी लिखा है, वैली ऑफ डिसोलेशन एन एरिया विच इज फिल्ड विद डीप सॉरो, यहाँ पर इसका मतलब दे रखा है इन दिस, मतलब कि इस दुख से भरे हुए पूरे एरिया में कोई पाथ है जो कि ना मरने पे लीड करता है, वो है सेल्फ ऐसे करके वो कुछ बोलती हैं। द लाइफ ऑफ मोटर्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड brief and combined with for there is not any means by which those have been born can avoid it। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि कोई ऐसा नहीं है इस जीवन में, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मृत्यु को टाल सकता है, ठीक है। कोई भी अगर एक सर्टेन एज पे कोई पहुंचता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, यही नेचर है मतलब कि लिविंग बीइंग्स का। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रूट्स का, वो एग्जांपल लेते हैं गौतम बुद्ध की। जितना जल्दी एक फ्रूट पकता है उतना ही जल्दी उसको डर भी रहता है कि वो एक गिरेगा। उसी प्रकार से मोटल्स भी हैं कि जब भी वो जन्म लेते हैं तो उनके ऊपर एक मरण डेथ का डेंजर मंडराता रहता है, यानी मृत्यु की तलवार उनके ऊपर लटकती रहती है। और एक नॉन लिविंग थिंग का एग्जांपल देते हैं। ये पता इन दोनों एग्जांपल से हमें ये समझ आता है कि चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी मृत्यु को टाल नहीं सकता है। मतलब कि अगर कोई मटका बना है, आज बना है तो कभी ना कभी तो फूटेगा, ठीक है। ऐसे ही मोटल्स की लाइफ भी है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, गधा हो या होशियार हो, गधा यानी वही मूर्ख हो या होशियार हो, सबको मरना ही मरना है। और जो इस मृत्यु को टाल सकता है वो इस जिंदगी से अलग है। एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता है, एक किन्समैन अपने रिलेशन को नहीं बचा सकता है। मार्क, जब रिलेटिव्स ढूंढ रहे होते हैं, when relatives are looking on and lamenting deeply, मतलब कि एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो है, मतलब लैमेंटेशन का मतलब लिखे हैं वही, lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox is led to slaughter। मतलब कि इसमें ये लिखा गया है कि जिस प्रकार एक बैल का गला कट जाता है, ठीक वैसे ही एक एक कर के मोटर्स जो है मर जाते हैं, ठीक है। और जो सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद डेथ एंड डिके, और ये दुनिया जो है मृत्यु और दुख से भरी हुई है। और जो लोग होशियार रहते हैं वो जो है इन सारी चीज़ों के लिए रोते नहीं, क्योंकि उनको रियलिटी पता होती है इस दुनिया की। ना ही रोने से होगा ना ही दुख मनाने से होगा, क्योंकि रोने और दुख मनाने से हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिल सकता है। ऑन दिस कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। मतलब कि उल्टा उसके जो बॉडी है, पर्टिकुलर जो इंसान दुख मना रहा है या रो रहा है, धो रहा है, उसकी ज़िंदगी में कोई वो
पीस तो मिलेगा नहीं, पर और ज़्यादा बॉडी सफ़र करेगा और उसको पेन मिलेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, मतलब कि और उसको तबीयत खराब होगा, मतलब कि रो रो के तबीयत खराब हो जाएगा, ऐसे करके वो एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। और मृत्यु से तो कोई नहीं बचा है, मतलब कि एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, अगर जितना रो लो गा लो, उससे मृत्यु को थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा। मान ले तुम रो रहे हो गा रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि यार रो रहे हो गा रहे हो तो नहीं मरोगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, यही ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ, मतलब कि जिसको भी पीस ऑफ माइंड चाहिए, अपने इस दुख, कंप्लेन और दर्द के बाण को छोड़ देना चाहिए। एंड he who has drawn out the arrow has become the composed of will obtain the peace of mind, जो भी ये छोड़ देगा उसको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। और he who has overcome all sorrow will become free from sorrow and he blessed, मतलब कि जो भी इस दुख को छोड़ देगा उसको जो काफ़ी ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, एंड वो इस दुख से फ्री हो जाएगा और खुश रहेगा। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले समय में और लेक्चर में डालूंगा।